नमस्ते। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा 12वीं हिंदी। आज हम नई इकाई शुरू करने जा रहे हैं। इकाई 5वीं पद्य भारत शीर रत्न भरत, जिसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद और साहित्य प्रकार कविता। शीर्षक से ही स्पष्ट है, भारत शीर रत्न भरत। शीर रत्न का अर्थ होता है मस्तक रूपी रत्न, या तो मस्तक का मुकुट। और पूरा शीर्षक देखें तो यूँ होता है कि भारत रूपी मस्तक का मुकुट या रत्न कौन, तो कि भरत, राजा दुष्यंत का पुत्र और शकुंतला का पुत्र भरत। इस कविता का कथा सारांश देखें या उस पर हम विचार विमर्श करें, इनसे पहले जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय जो है वह हम प्राप्त कर लेते हैं। उनका जीवन परिचय, उनकी साहित्यिक कृतियाँ, उनके साहित्य की विशिष्टता, इन सब बातों पर हम विचार विमर्श कर लेते हैं। छायावाद के प्रमुख रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी वाराणसी में 30 जनवरी 1889 में उसका जन्म हुआ। छायावाद शब्द हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया गया कि छायावाद के प्रमुख रचनाकार, नाटककार, कहानीकार, कवि जयशंकर प्रसाद। तो छायावाद पर थोड़े विचार साथ में कर लेते हैं। छायावाद जो है वह हिंदी में 1918 से 1936 में प्रवाहित हुई एक विशेष प्रकार की काव्य धारा है, जिसमें प्रकृति सौंदर्य, नारी सौंदर्य, कल्पना प्रेरकता और दार्शनिक विचारों को एवं अपनी दुख की वेदनापूर्ण अभिव्यक्तियों को बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया और उसको साहित्यकारों ने नाम दिया छायावाद। और इसके प्रमुख 4 कवि उभर कर सामने आए, पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी वर्मा। पंत यानी कि सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। ये मूलभूत रूप से छायावादी कवि के नाम से जाने जाते हैं। और छायावाद के जो प्रवर्तक है वह मुकुटधर पांडे जी को माना जाता है। तो छायावाद हिंदी साहित्य की एक विशेष प्रकार की कविता की प्रवृत्ति धारा रही और इनमें ये 4 कवि प्रमुख रहे, जिनमें से जयशंकर प्रसाद भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण छायावादी कवियों में उसकी गिनती होती है। जयशंकर प्रसाद जी जो है, उनकी माता जी का नाम श्रीमती मुन्नी देवी और पिताजी का नाम जो है वह देवी प्रसाद था। उनका परिवार काशी में सुंदनी साहू के नाम से जाना जाता है। ये तंबाकू के व्यापारी थे और उनके दादा परदादा ये परंपरागत व्यवसाय करते रहे और प्रारंभ में वे समृद्ध परिवार था उनका, पर धीरे धीरे उनके दादा की उदारता एवं पिताजी की उदारता के कारण धीरे धीरे एक समय आया जब उनका परिवार जो है वो संकटों में आ गया। और दूसरी बात तो यह कि कम उम्र में उनके पिताजी का देहावसान हुआ। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पाठशाला में प्राप्त की, लेकिन पिताजी के अवसान के बाद उन पर वह घर पर ही पढ़ने का आयोजन जो है उनका किया गया। तो उन्होंने संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं का ज्ञान, संस्कृत जैसी महत्वपूर्ण भाषाओं का ज्ञान उन्होंने घर पर ही रहकर जो है प्राप्त किया।
और इसलिए वे इतिहास, पुरातत्व, पुराण, पौराणिक साहित्य, इन सभी का वैदिक साहित्य, इन सभी के विद्वान थे और इनके पास उनकी पूरी की पूरी जानकारी थी। उनके पंडित थे, यूँ कहे तो चलेगा। तो उनके पास ज्ञान का अखूट भंडार, भले ही पाठशाला में ज़्यादा समय या कॉलेजों में न पढ़े हो, लेकिन घर पर ही उन्होंने ये पुराण जो है, वेद जो है, उनका घर पर अध्ययन किया और इस प्रकार संस्कृत, अरबी, फारसी आदि भाषाओं का भी ज्ञान जो है वह प्राप्त किया। जयशंकर प्रसाद जो है वह बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। बहुमुखी प्रतिभा का क्या अर्थ होता है? क्योंकि साहित्य की अनेक विधाओं में उन्होंने अपनी कलम चलाई। कहानी, नाटक, उपन्यास, कविता, निबंध आदि सभी साहित्य की जो गद्य और पद्य की विधाएं हैं, उन पर उन्होंने समान रूप से अपनी कलम जो है वह चलाई है। इसलिए हम जयशंकर प्रसाद जी को बहुमुखी प्रतिभाशाली रचनाकार के रूप में कह सकते हैं। और उनमें प्रतिभा इतनी थी कि प्रारंभ में वे ब्रज भाषा में लिखते थे और 9 साल की उम्र में सबसे पहले उन्होंने ब्रज भाषा में सवैया लिखा था और कलाधर नाम से वे ब्रज भाषा में लिखते थे। बाद में उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का महत्व स्वीकार किया और खड़ी बोली हिंदी में लिखना प्रारंभ किया। ये उनका थोड़ा औपचारिक जीवन परिचय था। जीवन काफ़ी संघर्षों में बीता है। सामान्य व्यापार किया उन्होंने और जीवन चलाने की कोशिश की, लेकिन जीवन काफ़ी अभावों में, संघर्ष में बीता। फिर भी हिंदी साहित्य जो है उनकी सेवा जो है वह गद्य और पद्य सभी विधाओं में रही। अब उनकी कृतियों पर थोड़ी विचार कर लेते हैं हम कि कौन कौन सी कृतियाँ उन्होंने हिंदी साहित्य में भेंट की। तो सबसे पहले हम बात करें कविताओं के संग्रह की, काव्य संग्रह की। तो उनके कई काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। कानन कुसुम, आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथिक, ये उनके महत्वपूर्ण कविताओं के संग्रह। हमारी जो कविता है वह उनका एक महत्वपूर्ण कविता संग्रह है जिसका नाम है चित्राधार। ये चित्राधार से यहाँ पर ये कविता ली गई। तो ये उनकी कविताओं के संग्रह के नाम। जैसे काव्य संग्रह प्रकाशित हुए, ठीक वैसे ही कहानियों के संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं। आंधी, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, ये उनकी महत्वपूर्ण कहानियों के संग्रह। ठीक उन्होंने उपन्यास पर भी अपनी कलम चलाई है। तितली, कंकाल और इरावती, ये उनके 3 महत्वपूर्ण उपन्यास है। इतना ही नहीं, हिंदी साहित्य को या हिंदी नाट्य साहित्य को एक नई दिशा देने वाले साहित्यकार के रूप में जयशंकर प्रसाद का स्थान बहुत ही विशिष्ट रहा। उनके नाटकों की जब हम बात करते हैं तो कई सारे नाटक उन्होंने हिंदी साहित्य को दिए, जिसमें अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, एक घूंट, ध्रुव स्वामिनी, ये उनके महत्वपूर्ण नाटक प्रकाशित हुए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये नाटक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर वर्तमान संदर्भ में जो समस्याएं हैं उनका निराकरण सुझाते हुए ये नाटक लिखे गए। तो इतिहास के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान को समझने की कोशिश इन नाटकों में की गई। ध्रुव स्वामिनी जैसे समस्या प्रधान नाटकों में नारी स्वातंत्र्य और उसकी पसंदगी पर विचार किया गया। स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त का जो नाट्य विषय वस्तु है गुप्तकालीन स्वर्ण युग को आधार बनाकर लिखा गया है। तो ऐसी कई सारी रचनाएं, नाट्य साहित्य की रचनाएं जो रंगमंचिता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण थी, ऐसी उन्होंने लिखी। और इसीलिए उनके नाट्य साहित्य के ये प्रदान को ध्यान में रखकर हमारे हिंदी साहित्य में जब नाट्य विधा की बात आती है तो उनके नाम के आधार पर एक पूरा युग स्थापित किया गया, जिसे प्रसाद युग के नाम से जाना गया। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि प्रसाद जी का साहित्यिक प्रदान जो है वह विशिष्ट रहा है, क्योंकि उन्होंने गद्य और पद्य की
सभी विधाओं पर समान रूप से अपनी लेखनी जो है वह चलाई। इसलिए काव्य संग्रह, कहानी संग्रह, उपन्यास, नाटक, इन सभी चीज़ों पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है और बहुत ही महत्वपूर्ण विशिष्ट ढंग से उन्होंने कृतियाँ जो है प्रदान की। दोस्तों, उनकी कृति का उनकी प्रसिद्धि का सबसे जो महत्वपूर्ण आधार है वह हिंदी साहित्य का महाकाव्य कामायनी, जिसे नाम दिया गया है। कामायनी इतनी विशिष्ट रचना है कि आज भी हिंदी साहित्य में सीमा स्तंभ के रूप में वह कृति गिनी जाती है। और छायावाद की जब भी बात आती है तो कामायनी का नामों उल्लेख होता है। 15 सर्गों में विभाजित कामायनी एक प्रतीकात्मक रचना है और जिसमें भगवान मनु का जो प्राचीन कथानक है उसको आधार बनाकर प्रतीकात्मकता प्रस्तुत करते हुए अलग अलग भाव विकार को केंद्र में रखकर 15 सर्गों का विभाजन किया गया है और एक पूरा महाकाव्य उन्होंने लिखा। इसलिए ये पौराणिक महाकाव्य जो नए संदर्भ में उन्होंने प्रस्तुत किया, उसकी कथानक, उसकी विषय वस्तु भी विशिष्ट है और भगवान मनु के माध्यम से मनुष्य के जो सहज विकार है उन सभी विकारों को प्रतीकात्मक रूप से कामायनी में अभिव्यक्त किया गया। इसलिए कामायनी उनकी एक विशिष्ट रचना समग्र साहित्य में मानी जाती है और हिंदी साहित्य के महाकाव्य की परंपरा में भी ये एक विशिष्ट महाकाव्य गिना जाता है। तो ये उनकी साहित्यिक बातें थी। उनके साहित्य की विशिष्टता यह है कि वे प्रेम, सौंदर्य, प्रकृति के कवि रहे और इतना ही नहीं, पुरातत्व, दार्शनिक विचारधारा को भी उन्होंने अपने साहित्य में प्रस्तुत किया। छायावाद की जो मूलभूत बातें हैं, कल्पना प्रेरकता, दार्शनिक विचारधारा, प्रेम, सौंदर्य, नारी चित्रण, इन सभी बातों को उनके काव्य में, चाहे वह कविता हो, नाटक हो, उपन्यास हो या कहानी हो, इन सभी चीज़ों में प्रस्तुत किया गया। नारी स्वातंत्र्य की बात जैसे वह नाटक में करते हैं, ठीक ममता जैसी महत्वपूर्ण कहानी में भी वे इस बात को उठाते हैं। तो कई सारी ऐसी कहानियाँ, उपन्यास, कविता है जिसमें उनके विचार जो है वह प्रस्तुत हुए। तो उनके साहित्य की यह सबसे बड़ी विशिष्टता है। दोस्तों, यहाँ पर जो कविता भारत शेर रत्न भरत प्रस्तुत की गई है वह चित्राधार काव्य संग्रह जो है उसमें से ली गई है और वह एक पुराण कथा, महाभारत में भी ये कथा दी गई है। राजा दुष्यंत और शकुंतला की जो कथा है उसको आधार बनाकर जब दुष्यंत राजा आखेट करते हुए, शिकार करते हुए जंगल में पहुंचते हैं और वहाँ शकुंतला और उनके बच्चे से जो मुलाकात होती है, उस घटना को आधार बनाकर ये कविता का कथानक जो है वह प्रस्तुत किया गया। तो उस पर हम उस कथानक पर विचार विमर्श जो है वह अगले भाग में करने जा रहे हैं, जहाँ पर विस्तार से इन सभी चीज़ों की कविता का सारांश और राजा दुष्यंत और शकुंतला की जो प्रेम कथा है उन पर थोड़ा विचार विमर्श हम अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।